Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Siddharth. गुड इवनिंग, आपको नमस्कार अमित। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश। Benchmark domestic indices extend downward trend. Sensex nosedives over 1,000 points. Nifty settles at 25,233. India's core industries register growth of 3.7% in December last year. And in Indian bullion market, gold and silver prices continue to touch new highs. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 1,000 अंकों से अधिक लुढ़का। निफ्टी 25,233 के स्तर पर दर्ज। 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के विकास दर दिसंबर के दौरान 3.7% दर्ज। और घरेलू सराफा बाजार में सोना और चांदी तेजी के साथ नए शिखर पर। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. नजर डालते हैं सबसे पहले शेयर बाजार पर। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट रही। कारोबार की शुरुआत से ही बाजार बिकवाली के दबाव में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.3% की गिरावट से 1,066 अंक लुढ़ककर 82,180 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.4% के नुकसान से 353 अंक गिरकर 25,233 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 2.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.7% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, plunged over 1%, extending their losing streak to second consecutive session today. Both indices opened lower and remained under pressure throughout the trading session, reflecting a sustained downward trend. The Sensex plummeted 1,066 points, nearly 1.3%, to close at 82,180, while the Nifty dropped 353 points, almost 1.4%, to settle at 25,233. The broader market at the Bombay Stock Exchange underperformed the frontline indices. The mid-cap index shed more than 2.5%, while the small-cap index tumbled over 2.7%. सेंसेक्स पैक की 30 में से 29 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ। गिरावट वाले शेयरों में इटर्नल 4%, बजाज फाइनेंस 3.9%, सन फार्मा 3.7% प्रमुख रहे। सेंसेक्स पैक में बढ़त वाला एकमात्र शेयर एचडीएफसी बैंक का रहा, जिसमें 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। All 22 sectoral indices of the BSE edged down. Among the top laggards, realty sank 5.2%, services dropped 2.9%, and capital goods shed almost 2.8%. The overall market breadth of the BSE was negative as shares of 3,503 declined, 780 companies advanced, and 119 remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 6 पैसे की कमजोरी से 90 रुपए 97 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 98.5 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। सिद्धार्थ, किस तरह से देखेंगे बाजार में गिरावट लगातार? क्या कहीं निराशावादी हावी हो रहे हैं या
जो मंदड़िए हैं वो हावी हो रहे हैं, या बाजार से कहीं से भी, क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजे भी ऐसा माना जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं रहेंगे? नहीं अमित, अगर आपका मैं जो आपने तीसरा पॉइंट बोला, जो कि Q3 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, वो अभी तक मिक्स्ड बैग है। लेकिन मैं ये कहूँ कि बहुत ख़राब है तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन। जब आप ये देख रहे हो पिछले एक साल से, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं राष्ट्रपति के तौर पे, तब से उन्होंने दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। आज पूरा लगभग एक साल हो गया उन्होंने ऑफिस संभाले हुए, और एक साल में बहुत बहुत उछल कूद कर दी। और जो ये टैरिफ को लेके जो उन्होंने, मतलब जिसको मैं क्या बोलूँ, टेरर बोलूँ, या जो इस तरह से जो दुनिया आतंकित है, और तो मुझे नहीं लगता, मतलब ठीक है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स Q3 के मिक्स्ड हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है। हमारे जो अभी तक मैंने जो IT के रिजल्ट्स आए हों या बैंकिंग के रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स मतलब ठीक है, मतलब बहुत बुरे नहीं है, वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन। तो ये मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, जो जियोपॉलिटिकल जो बात एक ये नैरेटिव बन ही गया है कि जो अनसर्टेनिटी है, और जियोपॉलिटिकल में भी खासकर जो टैरिफ को लेके, जो टैरिफ एज एन इंस्ट्रूमेंट जो अमेरिका के राष्ट्रपति इस्तेमाल कर रहे हैं, और रोज़ रोज़ जो अनसर्टेनिटी है उसके जो शेप्स हैं, या जो जिस तरह का वो जो नए नए आयाम देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाज़ार में किसी भी तरह का जो एक होता है ना कि एक आपको विश्वास, आप किसी एक रे ऑफ होप, तो वो होप अभी मुझे दिख नहीं रही है बाज़ार में टू होल्ड ऑन। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। ऑब्वियसली उसके साथ साथ क्या हो रहा है, पिछले एक साल से लगातार हम देख रहे हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और शायद वो सेफर जोन में जा रहे हैं शायद, क्योंकि एक आप ये भी देख रहे होंगे कि साथ साथ जब वो FIIs विड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रुपए भी प्रेशर में है। तो ऑब्वियसली डॉलर इन्वेस्टिंग भी जो है, इंडिया में डॉलर में इन्वेस्ट करना भी कहीं ना कहीं महंगा साबित हो रहा है, तो वो भी एक कारण है। और साथ साथ इन दो कारणों के साथ साथ तीसरी बात जो हो रही है कि पीपल मूविंग टू देयर एसेट्स, चेंजिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न। तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में भी लोग आज बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। So Siddharth, nearly 9 lakh crore of investors' wealth has been wiped out today. Are we looking at a healthy correction after a strong run-up, or the start of a deeper derating of Indian equities? What valuations, before I ask you the question, this is something that I need to add, what valuation or earning markers are you watching to take that call? See, Rajesh, you said a healthy correction or a deeper. I don't think in any way this is a healthy correction, because it's nothing which is of our own reasons are not domestic. Obviously, there is nothing in our own macroeconomic fundamentals which is giving which is adding to this uncertainty, and which is reflecting in our markets. It is, I think, the panic is obviously about the events which are unfolding, and the way Mr. Donald Trump, obviously till now we were seeing he was pursuing nations which he thought were not favorable to trade with, in terms of trade with US. So they had an adversarial duty structure towards US now, but now we see he already had a trade deal with the European Union, but now with an issue like Greenland coming up, he's also now already slapped a 10% tariff on 8 of those EU countries, and today he's threatened France with the 200% tariff. So I think it's basically the nature of uncertainty, and to say that it's a healthy correction, I wouldn't say that. Yes, obviously valuations, India has always been an outliner in terms of people have been saying that our valuations are high, but at the same time you also see the trend of investments, especially the domestic institutional investors. Month by month that number is going up. So to say that even valuations are higher is still, you see that at those levels also we have people entering the market. So it would be difficult to give a very clear mandate on this. Okay, so you touched upon the Greenland issue. So how much are the global cues remaining weak, adding further strain to domestic markets as fresh tariff-related developments unsettled investors' confidence? See,
Rajesh, not only geopolitical, not only tariff. If you look now, I think 27th or 28th is the two dates where Fed would be taking a call on the interest rates. So it is being keenly watched because Fed has always been, the current Fed chairman Jerome Powell has been standing and saying that he will not be impacted by or will not take any pressure in terms of deciding the interest rates until unless he gets a clear cue on either side on the labor, what is the employment rate or the inflation where trajectory, how it pans out. So those are that is one important aspect. Also, I would say if you look around US economy, how it pans out, we've got the GDP data from China, and the indication is obviously Chinese economy is also slowing down, and they've only probably till now they've still clocked last year. The year ended December, they've clocked 5%, but the last quarter, obviously, the GDP fell 4.5%, and it is essentially on the back of exports. There still their domestic consumption still lags. The crisis in the housing sector remains. So then we have another important economic uncertainty emanating in Japan. We have elections now. The new prime minister has called for elections, and she continues to pursue an expansionary fiscal policy. So and also announcing. So there's not only the geopolitical, also the lot of economic uncertainty panning across the world. So I think that also is taking people towards safer heavens. तो सिद्धार्थ, जैसा आपने कहा कि वैश्विक तौर पर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है या जो भौगोलिक अस्थिरता है, इसके बावजूद अगर भारतीय बाजार में निवेशकों को अपना हित अगर देखना है तो वो कौन से क्षेत्र ऐसे अभी भी हो सकते हैं जहां पे निवेश की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि बाजार निरंतर एक बेहतर वैल्यूएशन पे फिलहाल तो कही जा सकते हैं? नहीं, आप अगर देखेंगे तो कुछ, मैं कभी भी इसको मार्केट्स को मतलब सेक्टर वाइज मैं कैटेगराइज नहीं करना चाहता. मुझे लगता है कि हर सेक्टर में अच्छी कंपनियां हैं, और उन अच्छी कंपनियों को आप अच्छी वैल्यूएशंस पे आप अगर ट्रैक करें तो आपको, मुझे लगता है, अच्छे कंपनियों में आज भी इन्वेस्टमेंट के मौके. हाँ, ये ज़रूर है चूंकि ये डिक्लाइन, मुझे लगता है एक दिन जब यूएस एम्बेसडर पिछले हफ्ते जब उन्होंने बोला था कि हमारी ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू होंगी, तो उस दिन मार्केट में एक बढ़त देखी गई थी. हाँ, लेकिन अभी मुझे लगता है पिछले 2 हफ्ते में लगातार 8-10 दिन से बाजार नीचे की तरफ निरंतर नीचे जा रही है. और नीचे जाने का जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी भी इतनी अनसर्टेन हो गई कि कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है. तो इसलिए मुझे लगता है हर सेक्टर में मौके हैं. हाँ, मतलब इमीडिएट अगर आप गेंस के लिए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल अच्छा टाइम है. हाँ, अगर आपका थोड़ा सा होराइजन लंबा है, और मार्केट में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मतलब 3-4 साल का अगर आप होराइजन रख के लगाते हैं तो मुझे लगता है अच्छा टाइम है, लेकिन बहुत धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा होमवर्क करें. और मैं हमेशा बोलूँगा, मतलब मेरा ये मत रहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब किसी की सुनी हुई एडवाइस पे पैसा ना लगाएं. किसी फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस ले लें या SIP रूट ले लें और अपना होमवर्क बढ़िया करें. और फ्रंट लाइन कंपनीज में भी अगर आप लगाएंगे तो भी आप अच्छा मुनाफा बना के जाएंगे. So Siddharth, what would be your message to retail investors who have increased leverage or concentrated exposure to thematic and small cap stories? Should they cut risk now or use this as a staggered buying opportunity? I think they should not cut risk. I think it is time to obviously buy. And as you said, staggered, or you can take even the SIP route. And if you look even to the data which comes from the AMFI, so even the last data which we saw SIP in the investments in SIP also at a record level of almost 31,000 crores. And in terms of if you want to buy it directly, I think you need to pick your stocks, whether you want to be in thematic, small cap, and do a good homework, and don't lose hope, I would say, because our own macroeconomic fundamentals are good. There's nothing for our domestic reasons that obviously our markets are falling. Obviously, you get impacted now the way things are in the world. So take your decision and don't lose hope. And I wouldn't say there is no reason to panic. This is the most important message that I would like to leave with the investors. भरोसा कायम रखिए, निरंतर निवेशित रहिए, शायद यही बताना चाहते हैं. और यही
मूल मंत्र होगा। नहीं चलिए अमित, आप वैसे भी देखेंगे दुनिया में, मतलब अगर आज IMF का डेटा देखेंगे तो अगले साल के लिए भी, अगले 2 सालों के लिए भी हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से 6.4 is what they're saying. and this is 6.6 was their prediction for this year also, and today they have revised it to 7.3 yesterday. Correct. The revision, so to say today 6.4 6.5, I think even this could be revised upwards. चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजारों पे। एशियाई बाजारों में आज अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर शुल्क लगाने की धमकी से गिरावट का दौर रहा। जापान का निक्केई 1.1%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में मामूली गिरावट रही। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में भी नकारात्मक माहौल में पूर्व स्तर पर बना रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मंदी का दौर रहा। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 1.1% से 1.4% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Wall Street remained closed yesterday in observation of the Martin Luther King Jr. Day holiday. Normal trading sessions are set to resume tonight. So that investors will closely be monitoring the geopolitical developments going forward as President Donald Trump intensifies his rhetoric on the Greenland. He's been threatening to impose new tariffs on countries opposing the sale of Danish territory to the United States. How do you see this scenario unfolding? See, Rajesh, as I said earlier in the program, even the US markets have reacted negatively. The markets were in the red yesterday on the news of tariff and also the counter tariffs by the European countries. So I think there's a meeting which is slated to happen. The 7-8 nations holding a meeting to decide their strategy on the Greenland issue. And I think things are getting uncertain, and as Mr. Trump is, we could see some sharp action from his side, and obviously the counter reaction from the European countries. And also I think that is why we are seeing people moving away from the stocks even in the United States, and we seeing a surge in investments in gold and silver. So I have a question. If US-EU trade ties kind of soar over Greenland and tariffs broaden, could Indian exporters gain market share in either the US or Europe? Or will secondary sanctions and tariff risks on countries trading with Russia and Iran offset any diversion benefits? Rajesh, I think you've asked a very good question, and if you see, we are very close to a trade deal with EU. I think January 27th is the date we should be announcing in all probability. That good news should be coming, and EU being one of the largest trading partners, almost 90 billion of goods and almost 35 billion of services, it's accumulated about $125 billion, and as a trading partner, and obviously it helps our gems, jewelry, textiles, pharma, chemicals. So I think it's a very good opportunity. The government has been pursuing this strategy since this Trump tariff issues have come up. I think the disruption, so government has been taking these counter actions to ensure that our own exports are not impacted. Obviously, if exports get impacted, our economy, jobs, manufacturing gets impacted. So far so good. And if you look, even in the last 1 year, we have had a series of FTAs, starting with UK, Oman, and plus also you saw the minister visit by the UAE minister. We've set a target of doubling our trade with UAE. So, and also giving support to our exporters. And I would also say, as you always ask for our investors, I think the investors also keep doing their side of things, keep investing, pick good stocks like the Indian, like the government of the day has been doing. We've been on the path of reform. We've been doing things. We've been changing we're also updating our CPI or GDP series, etc. So all kind of reforms have happened. Government has focused without wavering left, right. Just stay focused like the government of the day. नजर डालते हैं कुछ और खबरों पे। 8 प्रमुख उद्योगों पर आधारित विकास दर दिसंबर में 3.7% के स्तर पर रही। दिसंबर 2024 के मुकाबले विकास दर दिसंबर 2025 में गिरावट रही। हालांकि नवंबर 2025 में विकास दर 2.1% के मुकाबले दिसंबर 2025 में बढ़त के साथ रही।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2025 में सीमेंट, स्टील, बिजली, उर्वरक और कोयला क्षेत्र के उत्पादन में बढ़त दर्ज हुई। इस दौरान सीमेंट उत्पादन में 13.5%, स्टील उत्पादन में 6.9%, बिजली उत्पादन में 5.3%, उर्वरक उत्पादन में 4.1% और कोयला उत्पादन में 3.6% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि कच्चे तेल के उत्पादन में 5.6% और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 4.4% और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में 1% की गिरावट भी रही। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर की अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की सकल विकास दर पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 2.6% दर्ज हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 प्रमुख उद्योगों की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। क्या इस खबर को हम एक संकेत मान सकते हैं, जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि विदेशी जो संस्थाएं हैं वो भी मानती हैं कि भारत का जो आर्थिक विकास का इंजन है वो तेज है, और अगर ऐसे दौर में 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर जो हमारे उम्मीदें जगाती है, तो ये किस तरह का संकेत है? नहीं अमित, जो बात आपने कही कि जो विकास दर के आंकड़े हैं वो हमें, जो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में भी देखें तो हम लोगों का जो एस्टिमेट था वो ये था कि तकरीबन 6.3 से लेके 6.8 हमारी जो विकास दर रहेगी इस साल। लेकिन उसके विपरीत जो हम देख रहे हैं, तकरीबन जो एस्टिमेट आया है, पहला एस्टिमेट जो मॉस्पी का आया है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का, उसमें यह है कि 7.4 इस साल की विकास दर। ऑब्वियसली उसके पीछे जो कारण है वो यही है जो आपने बात बोली कि जो 8 और जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री का जो डेटा है, ऑब्वियसली इट इज़ इन दी पॉजिटिव, इट इज़ ऑन दी पॉजिटिव साइड एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 40% हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जो सरकार की नीति रही है लगातार मैन्युफैक्चरिंग को, चाहे वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हों, तो जिस तरह से पुश दिया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे PLI स्कीम्स हों, और उसके साथ साथ मतलब जो लेबर कोड की बात हो, GST रैशनलाइजेशन की हो, तो कहीं ना कहीं ना केवल मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहे हैं, साथ साथ जो रैशनलाइजेशन किया GST में या इनकम टैक्स में किया, लेबर कोड इम्प्लीमेंट, तो सरकार की जो चौतरफा जो एक रणनीति है वो कहीं ना कहीं हमको अभी भी इंसुलेटेड रखा हुआ है भारतीय हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि वी आर होल्डिंग ऑन टू एनी, जो हमको जिस तरह से मतलब आप कह लें, मैं धमकी कहूँ या हमको ये चेतावनी दी गई, लेकिन हम लोग आज भी तटस्थ खड़े हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसी को देखते हुए हम कोई समझौता करेंगे। Moving on, Maharashtra has signed 19 Memoranda of Understanding MOUs worth an unprecedented 14.50 lakh crore rupees on the very first day of the World Economic Forum WEF being held at Davos. The MOUs were signed in the presence of Chief Minister Devendra Fadnavis and State Industries Minister Dr. Uday Samant, reinforcing Mr. Fadnavis's assertion that Maharashtra is the gateway of India for industry and investment. According to an official statement, these investments span across green energy, food processing, steel manufacturing, IT, ITES, data centers, EV, automobile, shipbuilding and digital infrastructure sectors, and will lead to creation of 15 lakh job opportunities. Earlier today, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu met UAE Minister of Economy and Tourism Abdullah bin Tauk Al Mari at the WEF summit. The talks focused on strengthening economic ties between Andhra Pradesh and the UAE. Al-Mari agreed to work with Andhra Pradesh in the food processing sector through the Dubai Food Cluster. The Chief Minister also discussed about developing large port terminals and logistics infrastructure. Siddharth, both Maharashtra and Andhra Pradesh stories are quite optimistic and a step in the right direction. राजेश, अभी तो मुझे लगता है कहानी शुरू हुई है। आज पहला दिन था डेवोस में और 14.5 लाख करोड़ का निवेश के जो समझौते ये दर्शाते हैं भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और दुनिया के देशों का और वहाँ के बिजनेसेस का भारत में विश्वास। और मुझे लगता है अभी अगले 2-3 दिनों में मुझे लगता है इस more such opportunities should come. Okay. Yes. Moving on, leaders of European Union countries will hold an emergency summit this Thursday. European Commission spokesperson Olaf Gill said the meeting will focus on US threats of tariffs linked to President Donald Trump's stated desire to acquire Greenland.
He said EU is engaging with Washington at all levels over the tariff threats, and the bloc is taking every possible step to protect its economic interests. He added that the bloc is ready to respond if the threatened tariffs are imposed. Earlier, EU ambassadors met in Brussels last Sunday for an emergency session. The talks focused on the US tariff threat and possible countermeasures. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान भारत और यूएई के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। Global crude oil prices rose modestly today. Brent crude was trading over 0.3% up at $64.16 per barrel, and WTI crude was also trading 0.4% up at $59.67 per barrel when reports last came. Now, Siddharth, if Iran and Venezuela crude oil supplies get, and that there is a glut in the market, how do you see the price going? And surely it is going to benefit India if it happens. Yeah, obviously, if the crude oil prices get softer, obviously, because we are almost importers of about almost 90% of the crude oil is imported by India, and we have, though, very very strong relationships in terms of 4-5 options we have for importing crude oil and gases, and UAE is one of them. So I don't see any issue as far as crude oil prices. Currently, they're very favorable for the Indian economy. Precious metals scaled to new highs today, building on gains from the prior session amid ongoing trade-related uncertainties. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading over 3% up at 1,50,860 rupees per 10 grams. Silver was trading over 4.8% higher at 3,25,850 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 3.1% के उछाल से 1,50,228 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। हालांकि कारोबार के दौरान इसने 1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को भी छुआ। चांदी भी 4.6% के उछाल से 3,24,666 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। कारोबार के दौरान चांदी ने भी 3,27,998 रुपए प्रति किलोग्राम की ऊंचाई को छुआ। सिद्धार्थ, सोने और चांदी के नित्य नए रिकॉर्ड अभी भी क्या दर्शाते हैं? ये सिर्फ वैश्विक अनसर्टेनिटी का कमाल है, सोने चांदी के प्रति ललक का कमाल है, लोगों की जेब में पैसे ज्यादा हैं, या कौन से ऐसे कारक हैं? और इसके बाद एक जो विशेषज्ञ के तौर पे क्या आप अभी भी कुछ ऐसा बता सकते हैं कि किसी दिन ऐसा तो नहीं होगा कि औंधे मुंह धड़ाम से गिरेंगे दोनों? अमित, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद हम लोगों ने कभी अपने प्रोग्राम में इतना जब भी बात की तो ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि दाम इतने तेजी से और इतने ऊपर आएंगे और लगातार बढ़ रहे हैं। तो और जहाँ तक गोल्ड के लिए कहा जाता है, जितनी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड प्राइसेस हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन सिल्वर इतना ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ ऐसा तो है नहीं कि आज शुरू हुआ हो सडनली, और ये भी हम लोगों को पता है कि इसका सीमित भंडार है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि एक स्क्रैम्बल है देशों के बीच में, चाहे चीन हो चाहे यूएस है। जैसे यूएस ने अभी कुछ दिन पहले सिल्वर को एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी की जो है संज्ञा दी है, तो वो भी कारण हो सकते हैं। और अभी और साथ साथ क्या हो रहा है, जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे मुझे भी फ़ोन आते हैं कि ईटीएफ ले लीजिए गोल्ड का, सिल्वर का, तो शायद उसकी वजह से भी एक स्क्रैम्बल, लोग अभी भी इस लेवल पे निवेश कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब सचेत होकर करते हाँ, मतलब अपने दिल को मजबूत करके करिएगा। लेकिन क्या अभी भी इसमें और नए कीर्तिमान की उम्मीदें जगाई जा सकती हैं? नहीं, अगर क्योंकि बाजार ऐसा भी है, और राजेश भी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि 4 लाख का स्तर भी चांदी छू सकती है जल्दी। नहीं अमित, अगर आप रीसेंट ट्रेंड को देखेंगे तो ट्रेंड अभी अपवर्ड्स का ही है, लेकिन कहना मुश्किल है। चलिए सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा सरल शब्दों में करने के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Benchmark domestic indices extend downward trend. Sensex nosedives over 1,000 points. Nifty settles at 25,233. India's core industries register growth of 3.7% in December last year. And in Indian bullion market, gold and silver prices continue to touch new highs.
That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.